Hello everyone. In this video lecture, we will discuss about the Election Commission of India. Election Commission of India को डिस्कस करने के लिए I have referred to 3-4 sources. जो हमारे सोर्सेज हैं वो है नंबर फर्स्ट लक्ष्मीकांत से ये नोट्स है जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं. द सेकंड थिंग वी विल रेफर टू वो है कि इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 में एक एक्ट पास हुआ था टू डिसाइड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर. उसके बाद में चलता रहा, अनूप बनवाल केस आया सुप्रीम कोर्ट का 2023 के अंदर. तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था एंड इसके रिप्लाई में या फिर इसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर पार्लियामेंट है इसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस को आप याद रख सकते हो. ACT से, ए से अपॉइंटमेंट, सी से कंडीशन ऑफ सर्विस, टी से टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 पास किया था. तो अभी इसके अंदर चेंज करके कि इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या चीजें रहेंगी वो सारी चीजें चेंज की हुई है. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमको पता है आर्टिकल 324 के अंदर दिया हुआ है. इवन हम लोग थोड़े से आर्टिकल देखे आगे पीछे के, आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक हमारा ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स का है. 308 से 314 तक हमारा पब्लिक सर्विसेज का है. 315 से 323 तक हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का है. और 324 टू 329 हमारे इलेक्शन से रिलेटेड है. और 330 से 342 तक स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल. तो ये चीजें हैं. तो हमारा जो आर्टिकल है 324, दिस इज मेनली रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब देखिए जो आर्टिकल 324 का क्लॉज 1 क्या कहता है. आर्टिकल 324 का क्लॉज 1 कहता है कि द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन ऑफ व्हाट पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब का काम जो रहेगा वो इलेक्शन कमीशन का रहेगा. सो ये फ्रेज आपको याद रखना, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये हमको मेंस में यूज में आता है काफी टाइम पे. अगर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल और किस चीज का, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल. जो अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वही ये काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन. कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन, विच इलेक्शन, नंबर फर्स्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो. सेकंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के कोई भी इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के. थर्ड POI, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड फोर्थ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इन सब के इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी हुई है. लेकिन हमने देखा है कि इसके अलावा भी इलेक्शन होते हैं. कौन से इलेक्शन होते हैं? म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन देखे हैं हमने, और पंचायती राज, ग्राम सभा वगैरह के भी इलेक्शन होते हैं. तो ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है? नहीं. ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो हमारा 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे हमारा एक आर्टिकल ऐड हुआ था 243 के. अगर आप ये देखोगे इसके अंदर 243 के ऐड हुआ था. इससे एक हर स्टेट के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया था. ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन होल्ड द इलेक्शन फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमारी. अब हम आते हैं कि 324 का क्लॉज 2. 324 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर इलेक्शन कमिश्नर एज प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स. ये देखते हैं डायरेक्ट में. जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर कौन कौन रहेगा? एक तो CEC रहेगा प्लस सच अदर नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. इलेक्शन कमिश्नर के नंबर डिसाइड नहीं किए कि कितने रहेंगे. इफ एनी एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम मे टाइम टू टाइम फिक्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. एंड ये देखो, जब प्रेसिडेंट चाहे उतने अपॉइंट कर सकता है इलेक्शन कमिश्नर. और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो दैट विल बी सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन दैट बिहाफ. लॉ बनाना है पार्लियामेंट को इससे रिलेटेड और उसके बिहाफ पे ही इनके अपॉइंटमेंट होंगे. लेकिन जो ये लॉ था 1991 तक कोई लॉ नहीं बनाया गया था. 1991 में एक लॉ बनाया था जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें इन्होंने एड्रेस की थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को करने के लिए कहा था. तो ये चीज है कि CEC and such other election commissioner as president may from time to time fix and the appointment is subject to the provision of any law made in that behalf by the parliament. अब देखिए कि अपॉइंटमेंट कैसे कैसे हो रहे हैं. हमारे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को. उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया. ये काम कर रहा था. इसके अंदर देखिए अब 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन बना.
ये रहा। इसीलिए इस जो डेट है 25 जनवरी को, इसको हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ था उस समय पे, और ये एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा था 15 अक्टूबर 1989 को, टिल 15 अक्टूबर 1989। अब क्या होता है 1989 में, 1988 में हुआ था, लेकिन वो इफेक्ट में 1989 में आया था। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया था कि जो वोटिंग एज थी वो कम कर दी थी, 21 ईयर से 18 ईयर तक की कर दी थी। मतलब 18 साल से ऊपर के जो भी लोग थे वो अब वोट दे सकते थे। तो इसकी वजह से इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन का काम बढ़ गया। तो 15 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला, और उस ऑर्डर से इन्होंने दो इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट कर दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। नाउ द स्ट्रेंथ इज 1+2। सो दो लोग जो अपॉइंट किए थे ये थे SS धनोआ एंड VS सहगल। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जनवरी 1990 में इन दोनों की पोस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, एबोलिश कर दिया जाता है, ड्यू टू सम पॉलिटिकल कैलकुलेशन। तो इसके बाद में क्या होता है कि SS धनोआ जो आपके इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किए थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अपील करते हैं, वो अपील रिजेक्ट हो जाती है। एंड आफ्टर दैट एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, एंड वो रहते हैं अक्टूबर 1993 तक। उसके बाद अक्टूबर 1993 में प्रेसिडेंट दूसरा ऑर्डर निकालते हैं, उसके अंदर फिर से 1+2 इसकी स्ट्रेंथ कर देते हैं। मतलब अगर आपको याद करना है तो ये है 1, 3, 1, 3। और जो 3 वाला जो हुआ है ये होता है हमारा अक्टूबर में, दोनों टाइम अक्टूबर में हुआ है। पहला 1989 में हुआ है, और एग्जैक्टली 4 साल बाद आपका 1993 में हुआ है। मतलब अक्टूबर 1989 में, और इसके 4 साल एग्जैक्ट अक्टूबर 1993 में। इसके बाद से 3 लोग हो गए, और इसके बाद से 3 लोग हो गए। और ये आप जनवरी 1990 अलग से याद कीजिए कि ये आपका इस समय पे हटा दिए गए थे। ये 4 महीने से याद कर लीजिए कि एग्जैक्टली आफ्टर 4 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ 2 इलेक्शन कमिश्नर दोज वर दैट पोस्ट वाज एबोलिश्ड। अब देखिए, ये हो गया हमारा। इसके बाद में CEC इज चेयरमैन व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड। ये हमने पढ़ लिया कि कौन इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, कौन अपॉइंट करेगा। व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अगर आपके जब अकेले हैं तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, और अगर इसके अलावा और भी 2 बंदे होते हैं तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेयरमैन का काम करेंगे इलेक्शन कमीशन का। ठीक है। अब जो 324 का 4 है, इसके अंदर क्या है, एक रीजनल कमिश्नर की पोस्ट भी है। इसको याद रखना हमेशा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब अगर टपक गया प्रीलिम्स में तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि रीजनल कमिश्नर ऐसा नाम तो कभी सुना ही नहीं है। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया हुआ है, जबकि ये शब्द रीजनल कमिश्नर जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। तो 324 का आर्टिकल 4 कहता है कि बिफोर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल and legislative assembly of each state, and before the first general election and thereafter, before each biennial election of the legislative council of each state having such council। मतलब आपके हो गए लोकसभा, मतलब आपके हो गए लोकसभा, और उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन तीनों के जब भी चुनाव होंगे तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किनको? आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर से राय करेंगे, और ये रीजनल कमिश्नर अपॉइंट करेंगे एज ही में कंसीडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को हेल्प करने के लिए रीजनल कमिश्नर अपॉइंट करेंगे ये प्रेसिडेंट। तो अब ये क्या हुआ इसके अंदर, जो रीजनल कमिश्नर थे ये सिर्फ एक बार अपॉइंट हुए थे ऑन द ईव ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1950 में, जब हुए थे 51 में। तो प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन के साथ में 2 रीजनल कमिश्नर अपॉइंट किए थे। उसके बाद से आज तक कोई भी रीजनल कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया गया है। तो सिर्फ एक ये जो रीजनल कमिश्नर का आर्टिकल है, ये जो रीजनल कमिश्नर का क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कोई काम का नहीं है अभी, सिर्फ ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। नाउ 324 क्लॉज 5, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये लॉ बनाया गया था पहली बार 1991 में, और उसके बाद अभी 2023 में। द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस of the election commissioner and the regional commissioner shall be as the president may by rule determine। अब देखिए इसके अंदर जो पावर है किसकी, RCs की और इलेक्शन कमिश्नर्स की, इसकी पावर किसकी, कंडीशन ऑफ सर्विस की और टेन्योर की, ये पावर दे रखी है प्रेसिडेंट को।
जब तक लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाती। तो इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दी गई है, सेम एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस भी चेंज की जा सकती है आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। तो प्रोवाइडेड देयर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको हटाया नहीं जाएगा फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने की जो प्रोसेस है पार्लियामेंट के अंदर, जो इनके जो रहते हैं ना ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन इनकैपेसिटी, और जो मेजोरिटी रहती है, उन्हीं के बेसिस पे पार्लियामेंट इसको हटा सकती है। सेम प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल की है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी हुई है। और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, ये तो हो गया आपका रिमूवल। और कंडीशन ऑफ सर्विस है दे कैन नॉट बी बैरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि आप एक बार अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो आपको बोल दिया कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, आपके अपॉइंटमेंट के बाद में वो चेंज नहीं की जा सकती, तो कैन नॉट बी चेंज। तो ये दोनों चीजें हमको दी हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। बट ये दोनों चीजें रीजनल कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं दी हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है, एक तो कंडीशन ऑफ सर्विस भी नहीं दी, उसके ऊपर जो टेन्योर है इनका जो रिमूवल का है, ये बोल दिया कि इन दोनों को हटाया नहीं जाएगा विद द एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बट इसकी कुछ भी प्रोसेस नहीं है कि मतलब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाह रहा है कि इस इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो वो रिकमेंड कर देगा गवर्नमेंट को, उसकी भी कोई प्रोसेस नहीं, उसके बारे में भी नहीं लिखा। यदि गवर्नमेंट चाहती है इस इलेक्शन कमिश्नर को नहीं रहना देना चाहती है, तो वो ऐसा बोल सकती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप रिकमेंड करो इनका रिमूवल। तो इसकी कोई भी प्रोसेस नहीं है, सिर्फ इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन कमिश्नर रीजनल कमिश्नर है वो they shall not be removed from office except on the recommendation of the chief election commissioner। और जो आर्टिकल 325 324 का 6 है, ये आपका जो हमको मशीनरी प्रोवाइड करने के लिए है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक वो चल रही थी डिबेट की, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो परमानेंट बॉडी रहनी चाहिए या एड हॉक बॉडी रहनी चाहिए। एड हॉक बॉडी किस लिए, क्योंकि जो हमारा इलेक्शंस हैं वो हर साल तो हर समय तो होते नहीं रहते। तो जब 5 साल में जरूरत पड़ेगी उस समय अपॉइंट करेंगे इनको और उस समय हटा देंगे। फिर एक चीज थी कि परमानेंट बॉडी बना दो, परमानेंट बॉडी बना देंगे तो ये बाकी टाइम पे क्या करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा करेंगे तो, लेकिन जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कितने सारे सिविलियंस जो हैं जैसे टीचर्स वगैरह, कितने सारे सिविलियंस को अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा सिविलियंस के अलावा जो मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको कितनों को अपॉइंट किया जाता है। तो अगर परमानेंट बॉडी बनाते हैं और उनको परमानेंट स्टाफ दे दिया जाता है तो ये बाकी टाइम पे क्या करेंगे। तो एक मीडियम पाथ इन्होंने चूज किया। क्या मीडियम पाथ चूज किया कि एक परमानेंट बॉडी बनाते हैं विथ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। और जब भी इनके इलेक्शन होंगे इनको जरूरत पड़ेगी तो ये जो चीजें हैं सिविलियंस की पैरामिलिट्री की टू कंडक्ट द इलेक्शन दे शैल बी प्रोवाइडेड टू देम बाय द प्रेसिडेंट इफ द इलेक्शंस आर फॉर द पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि अगर स्टेट्स के लिए है तो ये चीजें प्रोवाइड की जाएगी गवर्नर के द्वारा। तो यही जो हमारा 324 का 6 है कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल व्हेन सो रिक्वेस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन मेक अवेलेबल टू द इलेक्शन कमीशन or to a regional commissioner such staff as may be necessary for the discharge of the function conferred by the election commission conferred on the election commission। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें प्रेसिडेंट ही देंगे, क्योंकि इसमें स्टेट मशीनरी की भी जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में गवर्नर भी देंगे। तो दोनों में से किसी के पास भी से भी वो अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। अब देखिए ये चीजें हो गई हमारी आर्टिकल 324 के अंदर। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है 324 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए हम लोग इसके अंदर कुछ और डिस्कस करते हैं। हम लोग ये सारे आर्टिकल देख चुके हैं। एक तो चीजें ये हैं कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन थे। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे सुकुमार सेन। ये इंफॉर्मेशन जो याद रखने के लिए जरूरी है, कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन में प्रीलिम्स में। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक दिन पहले कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। और ये 243 के तो हम देख ही चुके हैं। अब देखिए ये जो बात है ये हो गई हमारी। अब इसके बाद में क्या होता है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है 1991 में।
लॉ बाई पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का जो लॉ था इसका नाम था इलेक्शन कमीशन, कॉस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड टीओबी, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। तो जो पार्लियामेंट ने कुछ कुछ चीजें बोली थी, कुछ कुछ चीजें छोड़ दी थी कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो ये पार्लियामेंट को जो पावर दी थी इसके अंदर इन्होंने कुछ कुछ किया। क्या किया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी थी, अलाउंसेस थे, वो क्या थे, पहले तो इसके तो क्या थे सैलरी, और ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज के सिमिलर थे, और ये थे जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते थे। तो ये सारी चीजें चेंज करके ये सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज कर दी थी इन्होंने। यदि लक्ष्मीकांत के अंदर हमको देखना है तो ये हम लोग एक बार देख सकते हैं इसको, कि जो इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and two other election commissioners shall have equal powers and receive equal salary which are similar to those of a judge of the supreme court। ठीक है। और ये चीजें इन्होंने एक चीज क्या कर दी थी कि वन हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, टू इलेक्शन कमिश्नर है, अगर इन तीनों के केस में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो जो भी डिसीजन है वो लिया जाएगा आपका मेजोरिटी से। मेजोरिटी मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको भी बाईपास किया जा सकता है यदि दो इलेक्शन कमिश्नर गिव वन ओपिनियन एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिव अनदर ओपिनियन। तो ही इज द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, बट इसके पास कास्टिंग वोट नहीं था, तो मेजोरिटी से डिसाइड होता था। दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 years until they attain the age of 65 years whichever is earlier, और दे कैन ऑल्सो रिजाइन एट एनी टाइम बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ये चीजें थी जो प्रोविजन हमने इसमें डाले थे जो 1991 के एक्ट में थे। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये 665 हो गया, ये आपका मेजोरिटी हो गया, और ये आपके सुप्रीम कोर्ट जज के सिमिलर आपकी अपॉइंटमेंट, ये सैलरी वगैरह हो गई अभी। लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ फ्लॉज थे जो ऐसे थे कि, फ्लॉज क्या थे अभी भी, एक तो ये है कि जो क्वालिफिकेशन है टू बी अपॉइंटेड एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इट वाज नाइदर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन दिस एक्ट, 1991 एक्ट में भी नहीं दिया था ये, कुछ चेंज नहीं किया। टर्म जो है मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो भी कुछ भी डिसाइड नहीं थी। तीसरा क्या था कि जो रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर थे उनको गवर्नमेंट में आगे अपॉइंट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं हो रही थी। तो अभी तक क्या हो रहा था, जिनका अपॉइंटमेंट था, जैसे इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें। ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज्यादातर में नहीं होता है। वो क्या है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इनको रिकमेंड करो, आप इनको अपॉइंट करो, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या ईसी को अपॉइंट करेंगे। तो ये तो इसमें तो एग्जीक्यूटिव को पूरा पावर मिल गई अपॉइंटमेंट की। 1991 एक्ट ने इसको भी कुछ चेंज नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये केस जाता रहा काफी टाइम तक, 2015 से 2022-23 तक ये केस गए थे। और फिर केस आता है हमारा अनूप बनवाल केस। अनूप बनवाल केस ये कुछ मार्च 23 के अराउंड था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि आपने अभी तक लॉ के अंदर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये चीजें कैसे होंगी, वो चीजें कैसे होंगी। जब तक आप पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती, until parliament makes a law, तो जो आपके अपॉइंटमेंट है वो 3 मेंबर करेंगे। और वो 3 मेंबर कौन है, वो है आपके सीजेआई प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस आपके लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, एंड इफ नॉट द लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट रिकॉग्नाइज देन द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये इन्होंने बोल दिया। दूसरा, रिमूवल। रिमूव कैसे किए जा सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो पता है हमको कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह हटाए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब उनको हटा सकते हैं वो। तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कर दिए बराबर इलेक्शन कमिश्नर ने, मतलब जो सीईसी को जिस तरीके से आप हटाओगे सुप्रीम कोर्ट जज की तरह, इलेक्शन कमिश्नर को भी उसी तरह हटाना पड़ेगा। और इनके बारे में जो कंडीशन ऑफ सर्विस थी इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो पहले क्या थी कि वो दे कुड बी वेरिड देयर डिसएडवांटेज बाय द प्रेसिडेंट।
अभी ये क्या है कि दे कैन नॉट बी चेंज, दे, ये भी इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर कर दी कि आप कंडीशन ऑफ सर्विस उनकी चेंज नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ कि ये वाले जो ये इन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट ने, इससे क्या हुआ कि पार्लियामेंट से लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और जुडिशरी से सीजेआई, ये तीनों लोग हो गए, एग्जीक्यूटिव की पावर कम हो गई इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। तो इसके तुरंत बाद ही कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वाला एक्ट लेकर के आई है आपका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ईसीज। क्या क्या चीजें हैं हमारी, एसीटी से इसको याद रखो। ए, हमारा अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं था कि कौन अपॉइंट करेगा कैसे करेगा, पहले पहले आपके प्रेसिडेंट करते थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद ये जब अनूप बर्नवाल केस आया तो 3 मेंबर की कमेटी थी, तो इन्होंने बोला था कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती तो इस तरीके से होगा, तो इन्होंने ये लॉ बनाने के अंदर अपॉइंटमेंट को ऐड कर लिया। अपॉइंटमेंट, दूसरा कंडीशन ऑफ सर्विस। कंडीशन ऑफ सर्विस पहले क्या थी, इलेक्शन कमिश्नर की कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में नहीं लिखा था। प्राइम ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि आप कंडीशन ऑफ सर्विस सीईसी और ईसी की बराबर करो, इन्होंने ऑलरेडी बराबर कर दी थी इससे, तो ये भी इन्होंने पार्लियामेंट के लॉ में इंक्लूड कर ली। इसके अलावा टर्म ऑफ ऑफिस, ये आपका एक्ट बन गया 2023। ए से अपॉइंटमेंट, सी से कंडीशन ऑफ सर्विस, टी से टर्म ऑफ ऑफिस। अब देखिए इनके अंदर क्या किया है, इनके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, हम लोग एक्चुअल लॉ के अंदर देखेंगे, पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। अपॉइंटमेंट क्या है, इन्होंने दो कमेटी बनाई है, सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी और दूसरी है आपकी सर्च कमेटी। सर्च कमेटी भी होगी जो आपके लिए कैंडिडेट ढूंढेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए, और सिलेक्शन कमेटी वो है जो अपॉइंट करेगी उनको, और मतलब सिलेक्शन कमेटी उनको रिकमेंड करेगी फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और वो अपॉइंट करेंगे। सर्च कमेटी के अंदर 3 मेंबर हैं, एक तो सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्लस 2 सेक्रेटरीज, या फिर 2 पर्सन्स हु आर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सेक्रेटरीज, ये 2 बंदे और हैं। ये 5 नाम, 5 नेम्स ये लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ये 5 नामों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में ये लोग इनको सिलेक्शन कमेटी को भेजेंगे। सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई इंक्लूड किया था, इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में अमेंड करके इसको हटा दिया। अब कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, और यदि नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर प्लस ए कैबिनेट मिनिस्टर हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव, इन 2:1 हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूटिव चाहते हैं वो अपॉइंट हो जाएंगे। ये इन्होंने कर दिया, 5 नामों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, ये लोग उसमें से नाम चूज करेंगे और प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे, और दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एस सीईसी और ईसी। अब देखिए ये चीज, इसके अंदर कुछ कुछ फ्लॉज क्या है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, फ्लॉज ये हैं, सबसे पहले तो ये 2:1 हो ही गया। दूसरा फ्लॉज ये है कि सिलेक्शन कमेटी को सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट, ये इनको पावर दी गई है कि इन 5 नामों के अलावा भी आपके पास में ऑप्शन है किसी और को चूज करने का, बट सर्च कमेटी को ओवरराइड करने की पावर हो गई, मतलब 5 नाम उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके दिए हैं, आप उनके अलावा भी किसी और को अपॉइंट कर सकते हो। तो ये लिखा है कि सिलेक्शन कमेटी में कंसीडर अदर नेम्स दैट आर गिवन बाई सर्च कमेटी, ये सेक्शन 8 हो गया। तीसरी चीज फ्लॉ इसके अंदर क्या है, वो फ्लॉ है कि सिलेक्शन कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं ये विल बी वैलिड व्हेन देयर इज ए वैकेंसी। देयर इज ए वैकेंसी का मतलब क्या है, आपकी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है लास्ट मीटिंग के बाद में, डिसॉल्व होने के बाद में आपकी जो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खत्म हो जाती है, बट जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती है तब तक आपके जो मिनिस्टर्स है वो रहते, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। तो उस केस में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको कोई इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है तो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खाली है, तो ये दोनों लोग ही आप अपॉइंट करोगे, किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये एक फ्लॉ है कि उसके अंदर उनको बोलने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है अभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन को है। ये तीसरी चीज है इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक। तो ये अपॉइंटमेंट वाली चीज थी, ये इन्होंने रिजोल्व कर दी जो कॉन्स्टिट्यूशन से अब तक नहीं आई थी।
क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दिया हुआ था, 1991 एक्ट के भी अंदर भी नहीं दिया हुआ था। तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या ऐड किया है, ऑलरेडी उसमें आईएएस ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे, अभी इन्होंने इस चीज को कोडिफाई कर दिया लॉ के अंदर कि क्वालिफिकेशन में, मैं आपको लॉ दिखाता हूँ एक्चुअल लॉ। ये हमारा 19 नहीं, ये जो 2023 वाला एक्ट है, इसके अंदर जो आपका 8वां पॉइंट मैंने बताया था ना, द सिलेक्शन कमिटी शैल रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर फॉर द सेलेक्टिंग द सीईसी एंड अदर ईसी। Selection commissioner may also selection committee may also consider any other person than those included in the panel by the search committee। जो ये हमने देखा था ना, ये वाला। तीसरा क्या है, ये तो टर्म ऑफ ऑफिस का है, वो हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग क्वालिफिकेशन का देख रहे थे। क्वालिफिकेशन ये रही आपकी, क्वालिफिकेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि इनको अपॉइंट किया जाएगा फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन जो सेक्रेटरी रैंक पर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड, जो सेक्रेटरी है अभी भी या फिर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये शैल बी द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी वाले पर्सन होंगे। और इनको दो चीजें हैं, एक तो नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। अभी तक कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी थी और किसी को भी अपॉइंट कर दे रहे थे। इसके अंदर फ्लॉ क्या है कि एक बिगर पूल ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द ब्यूरोक्रेसी, उनको हटा दिया गया इससे। ठीक है, तो ये चीज है एक। उसके बाद हमारे पास में तीसरी चीज आती है, वो है टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस हमारा 6 और 65 हो गया। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल मतलब सीईसी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सीईसी, ईसी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ईसी, बट ईसी कैन बी अपॉइंटेड एज सीईसी। अब इसकी क्या कंडीशन है, मान लो कोई भी बंदा है वो 4 साल तक ईसी रहता है, तो अगर उसको एलिवेट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे, तो ओनली 2 ईयर जो है वो सीईसी रहेगा। मतलब जो टोटल टर्म है इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट नॉट एक्सीड 6 ईयर्स। यदि आप 4 साल इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं तो 2 साल ही आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहोगे। ये चीज इन्होंने ऐड कर दी है। ये क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस। The Chief Election Commissioner and the other election commissioner shall hold office for a term of 6 years from the date on which he assumes his office or till he attains the age of 65। तो 6 और 65 तो आपका हो ही गया। दूसरा क्या है कि सीईसी और अदर ईसी उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये आपका हो गया। तीसरा क्या है, यदि किसी ईसी को आपका अपॉइंट किया जाता है सीईसी, तो उसकी टर्म ऑफ ऑफिस है वो मोर देन 6 ईयर्स नहीं होगी, एग्रीगेट में ईसी प्लस सीईसी। ये चीज होगी हमारी। अब देखिए हमारा अगला क्लॉज है जो सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ बोथ सीईसी एंड ईसी, अब वो सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज है। ये जो चीज थी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोली थी, इन्होंने ये वाली चीज को ऐड कर लिया है, सीजीआई प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। तो हम लोग ये देखते हैं सैलरी वाला, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर will be paid shall be paid a salary which is equal to the salary of a supreme court judge, provided that the salary, allowance, and other condition of service of CEC and other EC holding office immediately before the date of commencement of this act shall not be varied to disadvantage। मतलब ये जब भी एक्ट 2023 वाला एक्ट केम इनटू फोर्स, इससे पहले जो भी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे
उनको वही सैलरी दी जाएगी जो उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे बोली थी। इसके बाद में कोई भी ईसी या सीईसी अपॉइंट किया जाएगा, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी। अब है रिमूवल प्रोसेस। अब हमारा जजमेंट देखो एक बार रिमूवल प्रोसेस का। इन्होंने बोला था कि जो सीईसी और ईसी का जो रिमूवल है वो आप सेम करो, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर करो। लेकिन इन्होंने जो सैलरी अलाउंस वगैरह है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दी, बट रिमूवल प्रोसेस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर नहीं की। तो क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन था, एक कौन सा प्रोविजन हमने देखा था कि 324 का 5 नंबर, is subject to the provisions of any law made by the Parliament, condition of service and tenure of office election commissioner and regional commissioner shall be such as president may by rule determine। तो ये तो हमारे एक्ट से बन गई, ये तो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर हो गई। बट रिमूवल जो ये है फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैटर ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि अदर इलेक्शन कमिश्नर रीजनल कमिश्नर शेल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इन्होंने ये चीज अभी तक चेंज नहीं की है, एंड दिस थिंग हैज कंटिन्यूड रिमूवल प्रोसेस। जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिटेन करता है, सीईसी टू बी रिमूव्ड लाइक ए सुप्रीम कोर्ट जज, और इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी उनका रिमूवल होगा। अब एक चीज जो इनके अंदर थी कि प्रोटेक्शन फॉर सीईसी एंड ईसी, एक बार इस क्लॉज को पढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा सेक्शन 16 है ऑफ दिस एक्ट 2023 एक्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द कोर्ट्स, नो कोर्ट शेल एंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन। कोई भी बंदा जो सीईसी या ईसी है या रह चुका है, उन्होंने कुछ भी काम किया है, एक्ट कुछ भी बोला है, तो उनके अगेंस्ट में कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। उनके ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में उन्होंने कुछ एक्ट किया है, कुछ भी बोला है, कुछ भी किया है, तो उनके अगेंस्ट में कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ये एक मतलब उनको क्लियर कट प्रोटेक्शन दे दिया। दिस प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल टू द हायर अथॉरिटीज लाइक प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो सेफ गार्ड लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल एंड क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल related to action during their tenure provided such action were carried out in the discharge of official duty। एक चीज और थी आपकी, ये तो प्रोटेक्शन हो गया। अपॉइंटमेंट वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो अपॉइंट होते थे आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन वो अपॉइंटमेंट में ये वाली फ्रेज नहीं था वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब इसमें क्या है कि ये पावर जो है अपॉइंटमेंट की कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अगर ये होता है तो। इसके अलावा कुछ हायर अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, उनके लिए ही ये फ्रेज यूज होता है। तो अभी तक ये सीईसी और ईसी के लिए नहीं था, और ये बिल से, ये लॉ से चेंज करके इन्होंने ये डाल दिया कि ही और सी विल बी अपॉइंटेड अंडर द वारंट अंडर हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द लॉज। हमने स्टार्ट किए थे कहाँ से? हमने स्टार्ट किया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, उसके बाद हमने लक्ष्मीकांत में भी देखा कुछ कुछ, इसके बाद 1991 एक्ट, इसके बाद में हम लोग ने देखा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अंडर अनूप बनवाल केस 2023, उसके बाद में हमने देखा जो 2023 का एक्ट था पार्लियामेंट का। अब इसके अंदर वे फॉरवर्ड क्या है, क्या चीजें हमको लगती है कि क्या क्या चेंज की जा सकती है। इसको पढ़ने के अलावा हम लोग ने खुद से सोचते हैं, खुद से क्या सोचते हैं कि देखो क्या क्या क्लॉज देखे थे हमने। अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है उसी में देख लो। अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड इट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गोस्वामी दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990 एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट 245 255 और 244, दो रिपोर्ट थी। तो 255th रिपोर्ट जो 2015 की, उसमें इन्होंने बोला था कि जो सीजेआई को इंक्लूड करो, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर। तो और तो सुप्रीम कोर्ट जज में इसको रिट्रीट किया अनूप बनवाल केस में। तो ये चीज हमको दोबारा से
सुप्रीम कोर्ट को इसमें डालनी चाहिए। द मैटर इज सब जुडिस इन द सुप्रीम कोर्ट, इस पे अपील हुई है 2023 एक्ट के ऊपर। क्या वे फॉरवर्ड है कि हम लोग अपॉइंटमेंट इस तरीके से करें। दूसरी चीज कि जो रिमूवल प्रोसेस है, अभी भी रिमूवल प्रोसेस हमने देखी। रिमूवल प्रोसेस क्या है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर आपके इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाएगा, ये चीज भी आप चेंज करो। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट की थी वो चीज को कंटिन्यू करो। इसके अलावा इसके अलावा ये चीज है कि जो ये अपॉइंटमेंट है, जो सीईसी और ईसी है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द ईसीआई इटसेल्फ, बट दे कैन बी अपॉइंटेड ऑन ए गवर्नमेंट पोस्ट। उनको कोई मिनिस्टर बना सकते हैं बाद में, उनको कोई स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं। तो दिस शुड ऑल्सो बी प्रोहिबिटेड टू मेंटेन द इम्पार्शियलिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ये चीज है। तीसरी चीज, सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी प्रॉब्लम है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उनमें वैकेंसी है, इसके डिस्पाइट दिस आप अपॉइंटमेंट कर दे रहे हो, तो इसमें फाइनल से विद द गवर्नमेंट। सेक्शन 8 में प्रॉब्लमेटिक है कि जो सर्च कमेटी ने आपको बताया है, उसके अलावा भी आप किसी और के नाम ले रहे हो। बारिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द गवर्नमेंट पोस्ट, ये भी है। एक चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो एक्सपेंडिचर है, दे आर वोटेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब उनका जो एक्सपेंडिचर है, दे आर नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट वोट करती है उनके लिए। तो ये जो है, ये अपने कुछ भी नए भी इनोवेटिव सॉल्यूशन नहीं ले सकते। इनको फंड के लिए हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इनको जैसे किसी भी स्टेट में इलेक्शन कराना है, कुछ भी है, तो पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से इनको फंड्स वगैरह के लिए जरूरत पड़ती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोलते हैं ये लोग। और ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो स्ट्रेंथ है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट किए जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सीईसी, वो उसके ऊपर भी लॉ नहीं बना है। तो अगर लॉ को अमेंड करके इलेक्शन कमिश्नर की स्ट्रेंथ भी हम लोग फिक्स कर सके तो वो भी अच्छी बात होगी। कुछ चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं जो इसमें हम लोगों को नोटिस करनी है या फिर याद करनी है। एक केस था मोहिंदर सिंह गिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द प्लेनरी पावर। प्लेनरी पावर का मतलब पता है कि आप अपनी पावर खुद डिसाइड कर सकते हो। मतलब जैसे आपकी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। मतलब अगर यूनियन लिस्ट के अंदर कोई भी सब्जेक्ट है, उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट लेजिस्लेचर, कंकरेंट लिस्ट में दोनों। बट कोई भी ऐसी चीज है जो इनके अंदर है ही नहीं, तो उसकी पावर, रेसिडुअरी पावर जो है, वो यूनियन को दी हुई है। प्लेनरी पावर मतलब कुछ भी है आप, बाकी सब कुछ आप करो। तो वो ही मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यदि कुछ लॉ बना है तो आप लॉ को फॉलो करो, यदि कुछ भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है तो आप उसको फॉलो करो। लेकिन अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज होती है व्हेन यू डू नॉट हैव एनी प्रेसिडेंट जिसमें आप जिसका हेल्प ले सको, देन यू कैन इनोवेट योर ओन सॉल्यूशन। आपके पास प्लेनरी पावर्स है। तो is a landmark Indian Supreme Court case defining the Election Commission's plenary power under Article 324, establishing that कि ईसी के पास में वास्ट इनहेरेंट पावर्स हैं, क्योंकि उनको करना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और ये आपको रीजनेबली एक्सरसाइज करनी चाहिए इन कंफर्मिटी विद द एग्जिस्टिंग लॉ। है तो लॉ, स्टेटरी प्रोविजंस है तो उनको ओवरराइड नहीं करना है। लॉ एग्जिस्ट है तो आप लॉ को फॉलो करिए। यदि लॉ साइलेंट है, कुछ भी नहीं है, तो आप इलेक्शन कमीशन कैन फिल द गैप्स बट कांट एक्ट कॉन्ट्ररी टू एनेक्टेड इलेक्शन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, जो इनेक्टेड एग्जिस्टिंग लॉ के उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। यदि कहीं पे भी लॉज में, एग्जिस्टिंग लॉज में गैप्स हैं, तो यू हैव द प्लेनरी पावर इलेक्शन कमीशन के पास में। तो ये एक बहुत बड़ा जजमेंट था। इलेक्शन कमिश्नर, एक इलेक्शन कमीशन कितनी भी पावर का यूज कर सकता था इसमें। तो हमको ये कोर्ट केस याद रखना है, मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा दो चीजें हैं कि एमएस सेठी, इनका नाम याद कर लीजिए आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कि जो भी सारे इलेक्शन सिंबल्स हैं जो वेरियस पार्टीज को दिए जाते हैं, वो हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं। नेशनल पार्टी बट से स्टेट पार्टी, उसके अंदर क्या है, इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो वो सारे जो
इलेक्शन सिंबल्स हैं वो MS सेठी जी ने ड्रॉ किए थे और इलेक्शन कमीशन को दिए थे। इसके अलावा IIIDEM, ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एंड इलेक्शन इंस्टीट्यूट एंड डेमोक्रेटिक एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसी है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। IIIDEM, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ये कुछ है, हम लोग देखेंगे इसको। मैं कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिख दूंगा पूरा। इज द ट्रेनिंग एंड रिसर्च आर्म ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू गिव ट्रेनिंग टू फॉरेन ऑफिसर्स। मतलब हमारे लोग भी, ये लोग ट्रेन करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे जैसे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स वगैरह है। और इसके अलावा भी काफी सारी कंट्रीज है, दोज हु वांट टू लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिसेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि आप 140 करोड़ लोगों के इलेक्शन कितनी स्मूथली कैसे करा लेते हो। तो उस चीज की ट्रेनिंग के लिए फॉरेन से काफी लोग आते हैं, तो IIIDEM उसके लिए बनाई गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे।